हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया हुआ था कि हम सीटेट के आपके पूरे एनालिसिस के वीडियोस लाएंगे। अभी जैसे हमारे मैथ का सेक्शन आपको मिल ही चुका होगा, आपने कर लिया होगा। सीडीपी वाला सेक्शन भी आपको मिल गया होगा आंसर। एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको सारे आंसर्स दे रहे हैं और आज हम हिंदी वाले सेक्शन को करने वाले हैं। राइट, तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए फटाफट हिंदी वाले सेक्शन को करेंगे और हिंदी के देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही गए। आप आउट ऑफ 30 आपके कितने सही गए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम क्वेश्चन को फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज सेइंग द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फटाफट आप देख लो। पहला क्वेश्चन जो आपका आया था वो मिलान का क्वेश्चन था। क्वेश्चन इज आस्किंग पठन के तरीके और पाठक को क्या करना चाहिए इससे मिलान करना है। अनुमान, अनुमान लेखक कैसे लिखते हैं इसके आधार पर सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस कर रहा है। अपरिचित शब्दों का शीर्ष कथन, पाठ्यपुस्तक पाठ्य सामग्री किस बारे में है, या जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। ताकि अनुमान का आपका जो मिलेगा वो वन कौन मिल जाएगा, वो आपका क्या मिलेगा। आप लोग फटाफट इसका आंसर जरूर बताना। इसका जो सही मिलेगा वो 5 मिलेगा, यानी आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगले ऑप्शन को हम देख लेते हैं। अगला कह रहा है निष्कर्ष निकालना। तो निष्कर्ष निकालने का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष निकालना तो इसका मतलब क्या है, लेखक कैसे लिखते हैं इसके आधार पर जान पाना। ये आपका ये हो जाएगा कैसे, इसके आधार पर या सुनिश्चित करना कि लेखक क्या महसूस करता है। तो आपका बी वाला जो आपका मिलेगा वो आपका मिल जाएगा 5 और बी वाला वो हो जाएगा 1 से। तो आप ऑप्शन देख लो, ए का 5 बी 1। आपका जो ए वाला ऑप्शन है वही ऑप्शन आपका एकदम राइट वन ऑप्शन हो जाएगा कि ए वाला 5 होगा और बी वाला 1 होगा। बाकी आप अगर मिलाना चाहो तो आपका सी का 2 हो जाएगा, यानी सी का संदर्भ में जोड़ना। तो अपरिचित शब्दों को ये हो जाएगा। गहन पाठन से क्या होगा, गहन पाठन का हो जाएगा पाठ्यपुस्तक में भाषा किस तरह से प्रयोग किया गया है इस पर ध्यान केंद्रित करना। और पाठ्यपुस्तक तो आपका जो बचा हुआ ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। राइट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इनकेस आपके जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। फटाफट हम अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको सारे आंसर्स हमने हमने प्रॉमिस करा था और सारे आंसर्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैथ सेक्शन आपको मिल गया होगा, आपको हिंदी सेक्शन आज मिल जाएगा। तो एक दो दिन में हम आपको इंग्लिश सेक्शन, संस्कृत का सेक्शन, सारे सेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है कि मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही है। ये किससे मेल खाती है, स्वनिरीक्षण से, पुनरावृत्ति से, और भाषा पर व्यवहार, ट्रांसलैंग्वेजिंग, या याद करना। सिंपल है, ये क्या कह रही है, जो भी बच्ची है, जो भी शिक्षार्थी है, आप ऐसे समझो, वो कह रही है मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ और इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो क्या कर रही है, वह स्व निरीक्षण कर रही है। जो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा वो राइट वन ऑप्शन हो जाएगा। राइट, फटाफट हम अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, आपका हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन है। जैसा मैंने आपको सारे क्लासेस में बताया था, जब भी आप हिंदी पेडागोजी क्वेश्चंस को आप करो तो उसके लिए अपने आप को एज अ टीचर समझ लो, फिर क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो, तो आपके जो सही होने के चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। क्या मेरी नाक है ये मेरे कान। यह कविता गाते समय शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का उपयोग कर उन्हें सिखा रही है। कौन सी विधि, जो टीचर है किस तरीके से कौन सा वो ट्रिक यूज कर रही है बच्चों को सिखाने के लिए या क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो आपका जो क्या है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, संप्रेषण भाषा शिक्षण, विभिन्न दर्शनग्राही, और श्रव्य भाषिकर। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आ जाएगा समग्र भौतिक प्रक्रिया प्रतिक्रिया। यानी बच्चों को पूरी भौतिक प्रतिक्रिया के थ्रू समझा रही है कि अच्छा ये नाक है ये कान है, और बच्चे एक्टिंग करके चीजों को समझा पा रहे हैं, यानी एक्टिंग करके चीजों को बोल पा रहे हैं। तो आपका राइट वन ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। राइट, फटाफट हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। 5 प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है, पठन आकलन का, पृष्ठ पोषण का, सहपाठी आकलन का, और स्व आकलन का। देखिए क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें जो आपका राइट वन ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, आप सिंपली समझ सकते हो कि उसमें समूह की बात की गई। आप वर्ड्स को, कीवर्ड्स को पकड़ो, समूह की बात कर रही है और वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ बात करते हैं, यानी इंटरेक्ट कर रहे हैं ग्रुप्स में। तो क्या हो जाएगा, सहपाठी आकलन आपका थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा वो राइट वन ऑप्शन हो जाएगा। ओके, फटाफट हम अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है पर इंगित कर रहा है। देखिए पेडागोजी के क्वेश्चन से, देखिए पेपर का जो लेवल था इस बार बहुत ही इजी लेवल था। एंड आई होप आपके क्वेश्चंस बहुत इजी हुए होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, बहुत सिंपल से आंसर्स निकालने थे। उसमें ज़्यादा ऐसा कुछ टफ नहीं लगा मुझे, बहुत मॉडरेट भी नहीं था एक्चुअल में, बहुत इजी पेपर आया था। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, तो मैं उसे संबंधित अभिनय करती हूँ। यानी जो बच्ची है वो कह रही है कि वो एक्टिंग करती है।
और समूची कक्षा उस वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। जब मैं कार्डों से वाक्य याद करती हूँ तो मुझे अच्छी तरह से याद होता है। जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद होती है। जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तो आपका राइट वन ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फटाफट हम अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन एसेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अभिकथन क्या हुआ है और आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपने आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। क्या ऐसा होता है या नहीं होता? ये सिंपल चीज है। अवकथन जो आपका असर्शन दिया हुआ है वो राइट दिया हुआ है। भाषिक और सांस्कृतिक जो आपकी गतिविधता के कारण है वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो आपका ये गलत है, ए सही है, यानी आपका एजर्सन सही है और आपका रीजन गलत है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका राइट वन आंसर हो। ठीक है, फटाफट हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हम देखते हैं। कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरीके से और 1-2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरीके से। यानी संदर्भ के बदलने से, परिस्थिति के बदलने से, लोगों के बदलने से वो बात का तरीका बदल देता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना। भाषा के इस गुण को क्या कहते हैं? उपयोगितावादी, अर्थगत, वाकगत या प्रकृतवादी? इसका सिंपल आंसर है उपयोगितावादी, कि जैसी स्थिति है वैसी भाषा का प्रयोग करना और उस तरह से बातों को बोलना और समझना समझाना। तो आप राइट वन आंसर हो जाएगा उपयोगितावादी, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनि करता है? रचनावाद, व्यवहारवाद, बहुभाषावाद या फिर सहजवाद? तो आपका जो इसका राइट वन आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट आंसर करना। आप लोग कमेंट्स में एक बार जरूर बताना। सिंपल है, वो क्या करती है, भाई बहन से सुने हैं, इस बात को लेकर भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश का अनुकरण करके करते हैं। तो आपका ये व्यवहारवाद हो जाएगा, यानी बिहेवियरलिज्म हो जाएगी। बिहेवियर देख के समझ के वो चीजों को समझ कर 9th नंबर। कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे? समूह की बात कर रहा है कि उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने के लिए पहले विकसित कर लेते हैं और जो बात के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियादी प्रदान करता है। अकादमिक यानी एकेडमिक्स के लिए जो उनका बेस बनाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसका जो राइट वन आंसर हो जाएगा आपका आंसर, वो उद्गामी साक्षरता बोलेगी। उसे क्या बोलेंगे? उद्गामी साक्षरता। फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट करते हैं स्पीड। राइट, जो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज सेइंग दादा दादा नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद कर। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व विचारों से परिचित करवाते हैं। बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं। जैसे हम भी बहुत कहानियां सुनते थे ऐसे इसकी बात कर रहे हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं कहानियां सुनना बहुत पसंद होता है, बहुत अच्छा लगता है उनको। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाना चाहिए? इस जो तकनीक की इसे क्या कहोगे आप? संभाषिक पठन कहोगे, साझा पठन, शाश्वर पठन या फिर उसे क्या बोलोगे? मॉडल पठन। तो आपका राइट वन आंसर हो जाएगा संभाषिक पठन। राइट, फटाफट अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन है, फटाफट हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे, पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसे बच्चों को यह सिखाया जाता है समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम के शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहा जाता है? समग्र भाषा उपागम कहेंगे हम, या अधोमुखी, या संरचनात्मक, या शीर्ष अधोमुखी? तो इसका जो राइट वन ऑप्शन आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संरचनात्मक उपागम। आपका थर्ड आंसर एकदम राइट हो जाएगा। फटाफट अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखित कथनों को पढ़ना और सही विकल्प का चयन करना, यानी एजर्सन बेस्ड क्वेश्चन है। अभिकथन आएगा और उसके कुछ तर्क होंगे, उनकी बात करनी। ये ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सॉरी, मंद पड़ जाती है, सॉरी बढ़ जाती है, मंद पड़ती है अगर कह रहा है तो ये गलत हो जाएगा। जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी के प्रयोग में या वर्तनी लिखने की जो उनकी योग्यता को मंद करती है, या वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। या आपका जो रीजन दे रहा है वो नहीं करती है। तो आपका जो राइट वन हो जाएगा ये सही हो जाएगा। यानी आपका ए, आपका एजर्सन गलत है, सॉरी ये आपका ये जो गलत है, और आपका आर जो है वो एकदम राइट है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे फटाफट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, नई भाषा सीखने संबंधी बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी यानी उन पे कॉन्फिडेंस नहीं आता भाषा को। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? किस तरीके से आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं? काउंसलर का प्रयोग करके, यानी उनके साथ विशेष वाक थेरेपी, उनकी बातचीत करवा के या सेशंस करवा के, ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए इसमें मौखिक अंतःक्रिया हो। क्या आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा? जब उन्हें समस्या है तो उनकी गलती में सुधार किया जाए, बच्चे कक्षा में शाश्वत वाचन करें, नहीं। तो आपका राइट ऑन ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे फटाफट चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है, लिखित में से कौन सा शब्दावली, सॉरी, तो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? अध्यापिका शिक्षित स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। ये ठीक है, यानी संदर्भ के अनुसार जो स्थिति है, जो सिचुएशन चल रहा है, उस पर अर्थ बताए। अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बनाए। बाकी वो आपका गलत हो जाएगा। आपका राइट ऑन आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखते हैं क्या। भाषा सीखना किससे संबंधित है? क्या है? उत्पाद है, प्रक्रिया है, कौशल है या अर्जन है? जो भाषा सीखना है तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे क्या है? भाषा सीखना है, कौशल है। आपने पढ़ा होगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये कौशल के अंतर्गत आता है। जो आप भाषा सीख, भाषा ग्रहण करना है, सीखना, ये कौशल के अंतर्गत आता है। कविता का मुख्य स्वर क्या है? कविता, कविता आई थिंक कविता नहीं दी। कविता नहीं दी। कविता का स्वर पूछ रहे हैं, कविता इसमें लिखा इंक्लूड। मैं आपकी कविता वाला सेक्शन उठाता हूँ, फिर देखता हूँ बुक में कि कविता क्या है। मेरे पास बुकलेट भी है, ये वाली बुकलेट, तो मैं उससे कविता देख लेता हूँ। क्या कविता है? आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना। यानी ये बहुत खूबसूरत सी लाइन है, और ये समझ लीजिए स्त्री विवश पे आधारित है। स्त्रियों की योग्यता को समझने की हमारे समाज की जरूरत है, और इसी के ऊपर ये कविता पूरी हुई कि आया समय, समय आ चुका है, हे नारी तुम उठो, सामने आओ और कुछ भी करो, क्योंकि अब तुम्हें कर दिखाने का वक्त आ गया है। युग निर्माण तुम्हें करना है, तुम्हें अब युग निर्माण करना है, यानी अब तुम्हें कुछ बनाना है। पूरे देश में तुम्हारे योगदान की जरूरत आन पड़ी है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भर, आजादी की इस नींव में, आजादी की लड़ाई में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, यानी तुम्हें प्रगतिशील बनना है, तुम्हें विकसित होना है, तुम्हें विकास करना है। अपने को कमजोर न समझो कि हे नारी, तुम अपने को कमजोर क्यों समझ रहे हो? शक्ति तुम में है, काली तुम में है, तुम में सरस्वती भी है, तुम में देवी लक्ष्मी भी है, तुम में सबको ही है। तो इसलिए अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना है। जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो, और तुम पूरे जगत की, पूरे संसार की जननी हो, यानी माता हो। तुम पूरे संसार की गौरव है। तुम्हारे बिना ये पूरी ब्रह्मांड का, पूरी यूनिवर्स का कोई अस्तित्व ही नहीं। बात कर, इसमें स्त्री विमर्श की बात की गई है। स्त्रियों योग्यता पे जो समाज आज तक विश्वास नहीं कर पाता, उन्हें वो नहीं देता, कुछ भी करने के लिए कोई मंच नहीं देता, या फिर जो भी है, तो समाज एक पेट्रियार्कल सोसाइटी की जो थॉट होती है, उसे तोड़ने का भी काम कर रही है जो कविता है। तो हम क्वेश्चन पे फटाफट आते हैं। कविता का क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कविता के अनुसार, कविता का एक क्वेश्चन आई थिंक ऊपर है। द क्वेश्चन सेइंग, कविता का मुख्य स्वर क्या है? कि स्वतंत्रता है, स्त्री शक्ति है। अब देखिए, अगर आपने कविता देखिए छोटी सी आई थी। कविता अगर आपने ध्यान से समझा तो सिंपल समझ जाओगे कि इसमें स्त्री शक्ति की बात की, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा वो राइट वन ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे फटाफट हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता क्वेश्चन है, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका क्या है? स्त्री की भूमिका क्या है? अप्रासंगिक है? नहीं। नगण्य, नेग्लिजिबल है? बिल्कुल नहीं। औसत यानी एवरेज है? नहीं। संज्ञान योग्य, जो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अगर फिल करना चाहो तो क्या हो जाएगा? संज्ञान योग्य है। ठीक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन पे हम फटाफट चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? किस विशेषण का प्रयोग किया? विशेषण आपको पता होगा, संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर जिसका प्रयोग होता है उसे बोलते हैं विशेषण, यानी किसी की विशेषता बताना। सॉरी, संज्ञा सर्वनाम के स्थान पे नहीं, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, जो क्वालिटीज बताता है, उसे बोलते हैं विशेषण।
इसका प्रयोग कहाँ नहीं किया गया है? क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पे विशेषण का प्रयोग नहीं है। देखिए गौरव, जब आप कुछ प्राइड होते हो तो ये तो विशेषता है। सबला, अबला, स्यूं, तो आपका जो राइट वन ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका अबला। अबला क्या है? एक विशेषण नहीं है। क्या है? तो आपका राइट वन ऑप्शन हो जाएगा 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे हम फटाफट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम देखते हैं उसे। 19th क्वेश्चन कह रहा है स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में नहीं, यानी स्त्री में एक निर्माणकारी शक्ति, इसका भाव कहाँ है? कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुली नींव में। तो इसमें जो निर्माणकारी शक्ति की बात है वो कहाँ की गई? युग निर्माण तुम्हें करना है, इस पंक्ति में कही गई। ये क्वेश्चन बहुत ईजी से है, कुछ बहुत डेप्थ नहीं है जो समझा, बहुत हाई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। सिंपल चीजें हैं, सिंपली आप सही करके भी आए होगे। ठीक है, आपने अगर बेसिक्स पढ़ाई कर रखी है एंड हमने जो पीवाईक्यूज किए थे अगर आपने वो हमारे साथ सॉल्व किए थे तो काफी हद तक चांसेस है कि आपके बहुत सारे आंसर सही गए होंगे एंड सीटेट आपका क्वालिफाई बहुत ईजिली हो जाए। अगला क्वेश्चन है कविता के अनुसार स्त्री को क्या है? जननी के रूप में ही रहना होगा, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, गौरव गान करते रहना होगा या पत्थर भरने का कार्य करना होगा। इसके अनुसार क्या करना होगा? सिंपल है कि स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। अगर नारी को समाज में कुछ अपनी जगह बनानी है, अगर ये दिखाना है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी की जो ट्रेडिशनल थॉट्स हैं वो सारी चीजें गलत हैं, एक स्त्री बहुत कुछ कर सकती है, पुरुषों से बेहतर कर सकती है, इसके लिए उन्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा और फिर इस दुनिया को, समाज को दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा दैट आई एम एलिजिबल फॉर दिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है जननी हो संपूर्ण जगत की, इसमें कौन सा अलंकार है? अब इसमें आपका अलंकार पूछा। अलंकार आपको पता है सौंदर्य यानी आभूषण, आपको पता भी होगा। सौंदर्य की बात कर रहे हैं, यानी जब आप आभूषण पहनते हो तो जो सौंदर्य आता है वही अलंकार है। अब यमक अलंकार में क्या होता है? जब एक शब्द दो बार आए और अर्थ अलग अलग हो, यमक नहीं हो। रूपक अनुप्रास में और उपमा में अनुप्रास भी नहीं होगा क्योंकि जब वर्ड की आवृत्ति हो, इसमें कहीं वर्ड की यानी किसी अक्षर की आवृत्ति नहीं है। उपमा नहीं होगा क्योंकि कोई भी तुलना नहीं किया गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रूपक अलंकार, क्योंकि जननी हो संपूर्ण जगत की, उसने कह दिया कि तुम पूरे संपूर्ण जगत की जननी हो, पूरे संपूर्ण जगत की माता हो। अब कुछ बचा नहीं कहने के लिए, कोई भेद नहीं बचा है उनके बीच, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। आपका बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका राइट वन ऑप्शन हो जाएगा। राइट। अगले क्वेश्चन में फटाफट चलते हैं। अब आपके गद्यांश के कुछ क्वेश्चन इनको पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आंसर क्वेश्चन कैसे पूछा गया। ठीक है, पहले लिखे गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न से आपको सही उत्तर देना है। आपके 8 क्वेश्चंस गद्यांश बेस्ड आए थे और गद्यांश को पढ़ने का सिंपल सा तरीका होता है, जैसे मैंने आपको कई बार बताया। पढ़िए, एक बार पढ़िए। अब इसमें देखिए 2 मिनट भी नहीं लगना है, इसमें मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा। एक बार पढ़ के समझ लिया तो क्वेश्चंस को बहुत ईजिली कर पाओगे। राइट, तो गद्यांश को देख, गद्यांश क्या कह रहा है? अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार धन्यवाद बोलते हैं, पर हम धन्यवाद थैंक्स बोलते हैं। तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित है। हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं, हम ईश्वर से संवाद करें कि वह हमारे हृदय में पवित्रता, प्रकाश को आलोकित करे। दुखों के कारण जो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं, हम बुराई ज्ञान के अंधकार में फैलती है। प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठरी को रखें, जहाँ जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्ट और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन, यानी इस पंक्तियों पैराग्राफ में जो बेसिकली इनका अप्रोच है, कहने का जो उद्देश्य है वो इस ओर इंगित किया गया है। हमें धन्यवाद करना चाहिए सभी का, हमारे आसपास के लोग, जलवायु का, यानी सब कुछ जिसके कारण हम हैं, कारण हम कर पा रहे हैं अस्तित्व। तो हमें नतमस्तक होकर सबको प्रणाम करना चाहिए और हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति इसी ऊपर जोर भी देती। बट आज की प्रॉब्लम क्या है कि हम कहीं ना कहीं उस संस्कृति को भूल गए, अपने उस एक्चुअल एजुकेशन सिस्टम को भूल गए, सारी चीज़ों को हम बोलते जा रहे हैं। और यही एक प्रॉब्लम है, क्या है जो कि हमारे समाज में, देश में बनी। ये कह रहे हैं गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद करने का कारण नहीं है स्वभाव, संस्कृति, दया और स्वार्थ। गद्यांश में सबसे उसका कारण क्या नहीं है, क्वेश्चन ने पूछा। तो स्वभाव है, संस्कृति भी है, स्वार्थ भी है, यानी दया नहीं है।
ठीक, आपका राइट वन ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वन ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है। यहाँ अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। अंधेरा सब बुराई की जड़ है। ज्ञानी व्यक्ति बुराइयां फैलाता है या अंधेरा होते ही बुराइयां फैल जाती हैं। तो सिंपल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अज्ञानता क्या है? सब बुराइयों का जड़ है। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके अंदर समझदारी है, आपके पास समझ, तो आप कुछ भी गलती नहीं करोगे। या आपके अंदर अगर गलती इन द सेंस कि आप बुराई नहीं करोगे, आप गलत काम नहीं करोगे, कि आपके पास एक समझदारी है, आपके पास ज्ञान की, तो ये चीजें समझना बहुत आवश्यक है। और उसी की बात लेखक ने कही है इस पैराग्राफ के माध्यम से या इन गद्यांश के माध्यम से। अगला है, सुख दुख का कारण क्या है? कर्म, दुर्भाग्य, प्रारब्ध या भाग्य? तो दुर्भाग्य, प्रारब्ध, भाग्य नहीं, जो हमारे सुख दुख का कारण है ये कर्म है। क्योंकि ये क्या है? संसार, कर्म संसार है, कर्म भूमि है। यहाँ पे हमें कर्म करते रहना है। श्री कृष्ण ने हमेशा अर्जुन को बात बोली कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो क्योंकि ये कर्म की भूमि, ठीक है। तो सुख दुख का कारण क्या है? कि हम कर्म करते हैं। तो कर्म करने से कभी कुछ अच्छा हुआ तो हमें सुखी हो जाएंगे, अच्छा लगेगा। कभी कुछ बुरा हुआ तो हम दुखी हो जाएंगे। तो ये कर्म करने का फल है और कर्म ही इसका कारण है। जो भी आप अनुभव करते हो, जो भी आपकी अनुभूति होती है, वो कर्म योग के कारण ही होती है। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ मानव को क्या करना चाहिए? दुख भोगना, पुरुषार्थ, सुख भोगना या सफाई करना? क्या करना चाहिए प्रायश्चित के साथ? अगर आपने कोई गलती कर दी तो आप उसका प्रायश्चित करो और उसके साथ आपको पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ मतलब आपको पुरुष अर्थ, पुरुष का अर्थ होना चाहिए, यानी आपको अपनी बातों को, अपने तरीकों को, यानी अपने आप को समझ विकसित करनी होगी, समझना होगा। पुरुषार्थ का मतलब आशय ये है। मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, इससे क्या तात्पर्य? मन के अनुसार कार्य करें? नहीं। मन से बुरे भावों का निष्कासन, राइट। मन सब विकारों का कारण है लेकिन ये आशय नहीं। मन को नियंत्रण में रखना, नहीं। मन के बुरे भावों का निष्कासन करना, जो भी बुरी विचारधाराएं हमारे अंदर आए, जो भी गलत सोच आए, उसको समझाना, उसको निकालना, अपने आप को समझाना, ये बताना कि गलती नहीं करनी है। हम अच्छे हैं तो हमें अच्छा ही बनना है, बुरा नहीं बनना, राइट। अच्छाई बुराई हम सब में होती है, ऐसा कोई परफेक्ट नहीं होता कि जैसे मैं कह दूं मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी अच्छा हूँ और बुरा दोनों हूँ। जैसे आप, मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। आप मूवीज देखते होगे, राइट। मूवीज में क्या होता है? आपको एक हीरो दिखता है, एक विलन दिखता है, एक कॉमेडियन दिखता है। सारी चीजें हमें दिखती हैं, हमें बहुत मजा आता है। बट एक्चुअल रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में हमें हीरो होते हैं, हमें विलन होते हैं, वो कॉमेडियन भी हम ही होते हैं। वो हर कोई, हर एक कैरेक्टर हम खुद ही होते हैं। क्योंकि अलग अलग जगह पे, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग परिवेश में, अलग अलग तरीके से रहते हैं। इसे बोलते हैं हमारी कई शैडोज होते हैं। ऐसा नहीं कि एक पर्सन केवल एक तरीके का होता है, कभी नहीं होता। एक पर्सन कई तरीके का होता है, ठीक। और हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में, पुराने धर्मों में इस बात को बहुत खुल के बताया गया कि एक ईश्वर के, एक भगवान के एक रूप कभी नहीं थे, हजारों रूप थे, बहुत सारे रूप थे। का रीजन यही था कि कहीं ना कहीं वो हमें ही चित्रित कर रहे थे। उनके माध्यम से हमें अपने बारे में बता रहे थे, एक सहारा लेके, एक संदर्भ को देकर। शायद इसका यही काफी हद तक जो सही एक्सप्लेनेशन होगा वो यही होगा। फटाफट अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चंस मैं आपको सारे करा रहा हूँ, ये आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। इनकेस आपको कोई डाउट होगा, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता देना। जो भी डाउट होगा, कभी हम लाइव सेशन करेंगे तो उसमें हम इजिली डाउट्स को क्लियर आउट करेंगे। क्वेश्चन है, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ईर्ष्या से ऊपर उठना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ईश्वर के प्रति अनासक्ति, या ईश्वर के प्रति भक्ति करना? तो देखिए, भक्ति करना भी जीवन का मुख्य लक्ष्य नहीं है। ईर्ष्या करना, ऊपर उठना भी लक्ष्य नहीं है। ईश्वर के प्रति अनासक्ति भी नहीं है। जो ईश्वर के प्रति हम आभार प्रकट करें, कृतज्ञता प्रकट करें, हम बोलें कि मैं खुश हूँ कि मैं जिंदा हूँ, मैं इस दुनिया में हूँ। देखिए, हम सबको धन्यवाद करते हैं। क्या हम कभी खुद को धन्यवाद करते हैं? खुद से बोलते हैं दैट थैंक फॉर मी, या थैंक यू सो मच टू। अपने आप को बोलना, कृतज्ञ होना, आभार प्रकट करना, इसकी बातें कर, ठीक है। तो आपका राइट वन ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगले टॉपिक पे हम फटाफट चलते हैं, अगले सॉरी क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वार्थ का विलोम क्या होगा? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विलोम पर्यायवाची क्वेश्चन। जैसे परोपकार, परोपकार का विलोम क्या होगा? आप इस चीज को कमेंट में बताना कि अगर कोई परोपकार करता है तो उसका विलोम क्या होगा। स्वार्थपरायणता, निस्वार्थ हो जाएगा। देखिए, स्वार्थ का निस्वार्थ हो जाएगा। प्रयोजन का विलोम। आप इन सारे के विलोम्स कमेंट करना, ठीक है। आप सबके लिए होमवर्क है। अगले क्वेश्चन में फटाफट आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानवीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है? सिंपल है, प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में लगता है। तो मानवीय में कौन सा प्रत्यय लगा है? बड़ी ई लगा है, ई और या, ये प्रत्यय, यानी आपका बी ऑप्शन, यानी सेकंड ऑप्शन आपका राइट वन ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारी क्लास का, और इसी के साथ हम क्लास को समाप्त कर देंगे। कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? अंधकार अंधेरा, ज्ञान अज्ञान, शुद्ध अशुद्ध, दुख सुख दुख। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था आपके पेपर में। देखिए, ज्ञान का विलोम क्या होता है? ज्ञान होता है। शुद्ध का विलोम अशुद्ध, सुख का विलोम दुख। लेकिन अंधकार और अंधेरा, इन दोनों की मीनिंग क्या है? सेम है, यानी इन्हें क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द हैं, यानी दोनों के अर्थ हैं समान। तो आपका राइट वन ऑप्शन हो जाएगा वो, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी आपका जो राइट वन ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। यानी इसका जो भिन्न क्वेश्चन पूछा था कि भिन्न कौन सा है, तो भिन्न कौन सा है इसमें? आपका ये वाला ऑप्शन, अंधकार और अंधेरा, ये आपका भिन्न हो, राइट। तो आई होप आपको क्लासेस समझ आई होगी, सारे एक्सप्लेनेशन आपको समझ आए होंगे। आपको क्लास कैसी लगी आप ये भी कमेंट कर सकते हो। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप ये भी कमेंट कर सकते हो। आपको अगर कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, या आपको लगता है कोई आंसर जो मैंने बताया वो नहीं कुछ होगा, तो मैं ज़रूर उस पे एक बार देखूंगा, ज़रूर आपके एक्सप्लेनेशंस को मैं भी समझूंगा, आपके पॉइंट्स को भी समझना चाहूंगा। तो आप लोग उसे कमेंट करना, एंड मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।